नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योति एकेडमी स्टडी पॉइंट पर। अपन लास्ट वीडियो तक बात कर चुके थे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कि चार भौतिक प्रदेश है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्वी पठार। तो अपन सर्वप्रथम इसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं। तो इसके उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की जो उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है वो नूतन महाकल्प बताया गया, नूतन। और इसी नूतन महाकल्प के चतुर्थ युग था, चौथा। और इस चौथे युग के प्लीस्टोसीन काल से टेट्रिस सागर से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। तो इसी कारण इसको एक नाम दे दिया जाता है ट्रेसेरी काल। और यहाँ पर ट्रेसेरी कालीन औषधि चट्टानें पाई जाती है, जिसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इसके बारे में अगर जानकारी ले तो जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है 1,75,000 जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, जो कि राजस्थान की जनसंख्या का 40% है। जबकि अपन ये चीज़ अपन अंतिम वीडियो में भी देख चुके हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। और जिलों की संख्या बात करूं मैं तो यहाँ पर है 12 जिले। दूसरी बात याद रखना, अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 13 ज़िले हैं, जिसमें से मरुस्थल के अंदर 12 ज़िले आते हैं। एक ज़िला सिरोही मरुस्थल में नहीं आता है। बारह ज़िले ही इसमें मरुस्थल में आते हैं, जबकि पश्चिम साइड में अरावली के पश्चिम में 13 ज़िले हैं, उसमें से सिरोही मरुस्थल में नहीं आता है, वो अरावली पर्वतमाला में आता है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि मरुस्थल के प्रकार। तो राजस्थान में 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन पढ़ सकते हैं कि मरुस्थल के प्रकार कितने हैं। तो 3 प्रकार है। एक है इर्ग, जिसमें बालू का हो, सिर्फ जिसमें मिट्टी ही मिट्टी हो, वो होता है इर्ग। दूसरा होता है हम्मादा, मरुस्थल का प्रकार है दूसरा, जो या तो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल होता है। पथरीला या चट्टानी मरुस्थल होता है। इसके बाद तीसरा रेग जो मिश्रित मरुस्थल होता है, मतलब उसमें बालू भी होती है और पत्थर भी होते हैं। दोनों प्रकार का जो मिश्रण होता है वो रेग कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का अब वर्गीकरण करके पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को वर्षा के आधार पे पर 2 भागों में बांटा गया। वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक तो है शुष्क मरुस्थल, और एक है अर्धशुष्क मरुस्थल। और वर्षा के आधार पे मैं बात कर लेता हूं कि वर्षा के आधार पे पहले कैसे बांटा गया। तो राजस्थान ये अरावली पर्वतमाला, इसके ऊपर चलती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि राजस्थान को 2 भौतिक प्रदेशों में अलग विभाजित करती है। एक तो पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, एक पूर्वी मैदान। एक चलती है इसी के नज़दीक 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर वर्षा
रेखा, जो कि राजस्थान को बराबर 2 हिस्सों में विभाजित करती है, और एक चलती है अपने पास 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो मरुस्थल, उत्तरी पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, एक भाग ये और एक भाग ये है शुष्क मरुस्थल और ये है अर्धशुष्क मरुस्थल। तो पहला अपना अर्धशुष्क मरुस्थल और दूसरा अपना अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल की मैं बात करूं तो जहां वर्षा की 0 से 25 सेमी वर्षा हो, औसत वर्षा वार्षिक, और अर्धशुष्क की मैं बात करूं तो जहां वर्षा औसत वर्षा 25 सेमी से 50 सेमी तक हो, तो वो होता है अर्धशुष्क, शुष्क में आता है। इसके बाद अर्धशुष्क, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अर्धशुष्क के बारे में, सॉरी शुष्क के बारे में। शुष्क मरुस्थल, अब शुष्क मरुस्थल इसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, इसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया कि एक भाग तो वो जिसमें बालुका पाई जाती है, अर्थात बालुका स्तूप युक्त मरुस्थल, दूसरा है बालुका मुक्त मरुस्थल। पहले इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो बालुका स्तूप युक्त की बात करता हूं मैं सर्वप्रथम। शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं, शुष्क मरुस्थल में अपन पहले पढ़ेंगे बालुका स्तूप युक्त की बात करेंगे। तो बालुका स्तूप युक्त की बात करता हूं मैं। बालुका स्तूप युक्त का अर्थ होता है जहां बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो बालुका स्तूपों के प्रकारों के बारे में बात करते हैं अपन। सर्वप्रथम बात करता हूं मैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, या कहूं मैं रेखीय बालुका स्तूप, या इसका नाम एक और है सीप बालुका स्तूप। शीप बालुका स्तूप ये किस प्रकार के हैं? जब हवा की दिशा, मतलब हवा इस तरह से चल रही हो, हवा चल रही हो और इसी दिशा की तरफ बालुका स्तूप है, ये बालुका स्तूप है। ये बालुका स्तूप हवा मंद मंद गति से चल रही है और ये हवा कुछ मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ऐसे ले जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है वायु मंद गति या धीमी गति से चलती हो तब पवन के समांतर बनने वाले बालुका स्तूप, बनने वाले बालुका स्तूप। पवन इस दिशा में चल रही है तो बालुका स्तूप भी इसी दिशा में बन रहे हैं, वो भी हवा के समांतर ही बन रहे हैं। तो इनको बोलते हैं वायु मंद गति से या धीमी गति से चलती हो तब पवन के समांतर बनने वाले बालुका स्तूप अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप या रेखीय बालुका स्तूप या शीप बालुका स्तूप कहलाते हैं। ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं, इनका सर्वाधिक जो पाए जाते हैं ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हवा इस दिशा में चल रही है, यहाँ पे कोई अवरोध आ गया तो बालू, जो ये हवा है अपने साथ बालू का स्तूप को ले जाएगी और ले जाके बालू का स्तूपों का इस प्रकार जमाव कर दे, हवा की दिशा में लंबवत या समांतर, लंबवत या समांतर, इस प्रकार जमाव कर दे। तो ये होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसका पवन की दिशा में, पवन की दिशा में समान, समकोण या लंबवत बालू का स्तूप। समकोण से अर्थात 90 डिग्री से तात्पर्य है। और ये दो जो बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये दोनों गणितीय रेखा गणित की अनुसारी है। अनुसार से क्या आ जाएगा कि रेखा गणित के अनुसार एक तो समकोण और एक समांतर है। तीसरा बालू का स्तूप बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप जो है, तीसरा जो है बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप। ये बरखान क्या है, वायु का भंवर आता है इस प्रकार, और ये अपने साथ जो मिट्टी उठाता है, मिट्टी उठाने के बाद अर्धचंद्राकार जो आकृतियां बनाता है, अर्धचंद्राकार जो आकृतियां बनाता है, ये बालू का स्तूप बरखान कहलाता है। इस प्रकार जो आकृति बनती है अर्धचंद्राकार, वो बरखान बालू का स्तूप होते हैं। वायु के भंवर की वजह से जो निर्मित होते हैं वो होते हैं अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले जो बालू का स्तूप है, ये है अपने पास में बरखान। इसका दूसरा नाम है बरछान। तो किससे निर्मित है, वायु के भंवर से। किस प्रकार के, अर्धचंद्राकार, वायु के भंवर से अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तो इनकी जो आकृति है वायु के भंवर से इस प्रकार वायु का भंवर उड़ता है, और ये अर्धचंद्राकार जो निर्मित होते हैं, ये है बालू का स्तूप। सबसे तेज गति से चलने वाले, सबसे तेज गति से चलने वाले, सबसे तेज गति से चलने वाले, सबसे तेज गति से चलने वाले बालू का स्तूप बरखान बालू का स्तूप है। इसके बाद मरुस्थल के मार्च में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी, मरुस्थल के मार्च से तात्पर्य यहाँ पर मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना। दूसरी भाषा में लिखूं मैं तो मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी। और जो इनका स्थान है, ये शेखावाटी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। जो इनका स्थान है, विशेष स्थान है शेखावाटी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, क्षेत्र में अधिक पाए जाते। और इनके लिए एक जगह भी प्रसिद्ध है
बारखान बालूका स्तूप के लिए वो जगह है पालेरी या भालेरी गांव। कुछ किताबों में पालेरी दे रखा है, कुछ किताबों में भालेरी दे रखा है। तो ये है चूरू जिले में। पालेरी या भालेरी कहाँ पर है? चूरू जिले के अंदर। एक स्थान जोधपुर का है, फलोदी इसके लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर। और दूसरा तरीका अगर याद रखना है बरखान को, बरखा राजस्थानी शब्द है। जब तेज बारिश होती है तो अपन बोलते हैं बरखा आ गई, तो सबसे तेज भी कौन है? बरखान। जिस प्रकार बरखा तेज आने पर बरखा कहते हैं, उसी प्रकार सबसे तेज गति से चलने वाले बालूका स्तूप कौन से होते हैं? बरखान। बरखा से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद में पैराबोलिक बालूका स्तूप। ये जो पैराबोलिक बालूका स्तूप है ये बरखान के विपरीत होते हैं। बरखान के विपरीत क्वेश्चन यही पूछा था कि बरखान के विपरीत बनने वाले बालूका स्तूप को क्या कहा जाता है? तो पैराबोलिक। बरखान के विपरीत पैराबोलिक, बरखान के विपरीत बालूका स्तूप। बरखान के विपरीत। और औरतों के बालों के क्लिप के आकार का अभी बालों का क्लिप किस प्रकार होता है? इस प्रकार से निर्मित होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मतलब सभी स्थान पर पाए जाने वालों का स्तूप यही है। सभी स्थान या सर्वाधिक पाए जाने वाले बालूका स्तूप। 4 प्रकार के अपन बालूका स्तूप पढ़ चुके हैं। अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप, दूसरा अनुप्रस्थ, दोनों पढ़ा था अपन ने रेखा गणित के अनुसार। फिर बरखा की तरह तेज चलने वाले। चौथा पढ़ा पैराबोलिक, जो कि बरखान के बिल्कुल उल्टा विपरीत है। इसके बाद 5वां आता है सब्र काफिज बालूका स्तूप। सब्र काफिज बालूका स्तूप। सब्र काफिज बालूका स्तूप। सब्र काफिज छोटी छोटी झाड़ियों, कहाँ पर? जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होगी, छोटी झाड़ियों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप। ये छोटी सी झाड़ी है, जैसे केर होता है। तो हवा की दिशा अगर ये रही तो इसके यहाँ पर ये जमा होता है मिट्टी का। अगर कभी हवा इस दिशा से आई तो इस प्रकार का जमा हो, कभी हवा इस दिशा से आई, कभी पीछे से आई। तो कई बार आप देखते हो गाँव के अंदर केर का पेड़ हो, उसकी जड़ों में मिट्टी का ढेर होता है, तो वो सब्र काफिज बालूका स्तूप ही होता है। इसकी जो जिला है या जो अधिकतम पाया जाता है, अधिकतम के लिए स्थान है बीकानेर में अधिक पाया जाता। 6ठे नंबर पर है तारानुमा बालूका स्तूप। तारानुमा से अर्थ है कि तारानुमा की आकृति बनाते हैं, बस यही ध्यान रखना है। और इसके लिए 2 स्थान
दो स्थान याद रखने हैं कि तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो एक तो ध्यान रखना है सूरतगढ़, सूरतगढ़ ये है अपने श्रीगंगानगर जिले में। दूसरा है मोहनगढ़, मोहनगढ़ और ये है अपने जैसलमेर जिले में। तो तारानुमा जो बालू का स्तूप है दो स्थान पाए जाते हैं, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में और एक मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर। इसके बाद 7वें नंबर पर है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क का अर्थ होता है श्रृंखला, एक श्रृंखला है ये। नेटवर्क बालू का स्तूप जो क्या है, एक श्रृंखला है। किस किस के मध्य है से हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा तक एक जो श्रृंखला है उसे कहते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप का तात्पर्य हनुमानगढ़ से हरियाणा तक, और नेटवर्क का अर्थ होता है एक श्रृंखला। जो श्रृंखला हनुमानगढ़ जिले से हरियाणा तक है उसको अपन कहते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। इसके बाद है अवरोधात्मक या अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधात्मक या अवरोधी बालू का स्तूप, जिस प्रकार हवा चल रही है और यहाँ पे कोई बड़ी सी जैसे पहाड़ी वगैरह फंस जाती है तो बालू का ढेर यहाँ हो जाता है। तो ये जो निर्मित होता है उसको बोलते हैं अवरोधात्मक। किसकी वजह से, अवरोध आने की वजह से जो निर्मित हुए बालू का स्तूप उसे बोलते हैं अवरोधी या अवरोधात्मक बालू का स्तूप। और इनका जो स्थान है वो है पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, दोनों अजमेर में है। और एक और है जोबनेर, और ये है जैसे जयपुर में। तो ये 8 प्रकार के बालू का स्तूप थे। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परखान, पैराबोलिक, शब्र काफी, तारानुमा बालू का स्तूप और नेटवर्क बालू का स्तूप और अवरोधात्मक या अवरोधी बालू का स्तूप। किसी की आकृति याद नहीं रखनी पड़ेगी तो किसी की स्थान याद रखने जरूरी है। तो ये हो गए बालू का स्तूप युक्त जो भी भूमि थी, जमीन थी, जिसके जितने प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते थे उनके बारे में थे। अब क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक जिले का नाम लिखेंगे अपन, जैसलमेर। सबसे ज़्यादा जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। दूसरा, सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जस्ट इसके पास में जो जिला है जोधपुर में। तो जोधपुर में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो जोधपुर में। अगले वीडियो में अपन देखेंगे, अभी पढ़ा था बालू का स्तूप युक्त उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को अपन ने 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल वर्षा के आधार पर, दूसरा देखा था अपन ने अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को 2 प्रकार के बताए गए, एक तो बालू का युक्त और एक बालू का मुक्त। तो अपन इसके बारे में बालू का युक्त से बात कर चुके हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे बालू का मुक्त और अर्ध शुष्क की, दोनों की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।